नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट एसएसटी के रिगार्डिंग हम जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। डेली 8 बजे क्लास हो रही है ये आपकी। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके आगे हम डिस्कस करेंगे ये जो करंट वाला पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले तो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला, द डिससेटिस्फैक्शन विथ ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880, यानी कि 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ जो गहरा हुआ? क्या ये सही बात है या गलत बात है? बताओ भाई जल्दी। दूसरा पढ़िए, द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स। 1878 में आर्म्स अधिनियम पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि भारतीय लोग अपने पास कोई हथियार नहीं रख सकते हैं। ये भी सही बात है। ठीक है, और 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि यहां देखो आप 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति के फेल होने की वजह से अंग्रेजों ने चुन चुनकर बदला लिया लोगों से। ठीक है, भारतीय जो आर्मी थी उसमें मुस्लिम का जो भागीदारी थी वो कम कर दी, भारतीयों की भागीदारी कम कर दी, अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ा दी। ठीक है, और यहाँ 1880 और 1870 ये जो 10 साल का टाइम है, यहाँ पे हमें और ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के प्रति भारतीयों के अंदर। तो 1857 की क्रांति से ये सब चला आ रहा था 1880 तक, और लास्ट में जाके यहाँ 1885 में आप देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट बना जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना होती है सर A.O. ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में। ठीक है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष। तो ये पूरा सही है, बिल्कुल असंतोष फैला। दूसरा, 1878 में अंग्रेज आर्म्स अधिनियम लेकर आए थे। इस अधिनियम का कानून बनने के बाद ये हुआ कि भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते, ये भी सही हो गया। तीसरा, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। सरकार का समर्थन करने के लिए द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1880 टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए नहीं किया गया था, ये मीडिया पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलती पूछा है आपसे। अगला और पढ़ते हैं। 1873 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। इलवर्ट बिल, तो ये भी सही बात है ना। यानी कि इलवर्ट बिल का मतलब क्या है? जजेस से रिलेटेड, न्यायाधीशों से संबंधित। तो हमें फाइनली गलत बताना है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो गया? गलत। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। आगे देखेंगे। फोर्टी टू देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 42 क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। 42 क्वेश्चन और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रासलैंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प बताना है तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि क्लाइमेट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल निभाती है। घास के मैदान वहीं पर होंगे जहां पर जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड टाइप का होगा, अर्ध शुष्क, यानी कि न बहुत ज्यादा बारिश होती है न कम बारिश होती है ना, मीडियम टाइप की। तो वहां पे घास के मैदान उग आते हैं, घास के मैदान हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है घास के मैदानों के निर्माण में। ठीक है। प्रेयरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि बेल्ट्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट इन प्रेयरीज while belts could face drought in winter month। प्रेरीज जो है वहां पे जो वर्षा है वो मध्यम स्तर की होती है और बेल्ट्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ जाता है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। सी, द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स इन बेल्ट्स। बेल्ट्स में वनस्पति आवरण विरल है, यानी कि स्पार्स है। तो ये सी वाला भी सही हो जाएगा। बेल्ट्स लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल प्रेरीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये नहीं है, हमें सही बताना है ना, सही बताना है। तो ये सही नहीं है, तीन बाकी के सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए बी सी कहां पर दिए हुए हैं। ए बी सी डी नहीं, ये नहीं, ए बी सी, हाँ ये वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने। आगे देखिए, आसान सवाल, जल्दी से आंसर दें सभी। 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? अकॉर्डिंग टू उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो द ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, यानी कि ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, वो सभा का सदस्य हो सकता है, क्योंकि वो एक भागीदारी दिखा रहा है भू राजस्व देकर। ठीक है। दूसरा, दे शुड बी बिटवीन 25 to 70 ईयर्स ऑफ एज, गलत बात। दे शुड हैव देयर ओन हाउसेज, बिल्कुल सही बात। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। समझ गए? तो भाई देखो, ध्यान रखना आप, जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसके अनुसार सभा का सदस्य वही हो सकता है जो भू राजस्व देने में भागीदारी दिखाता हो, जिसका अपना घर हो और उसे वेदों की नॉलेज हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला सही, दूसरा सही, सॉरी दूसरा गलत है, तीसरा सही, चौथा सही। तो ए सी डी फर्स्ट ऑन आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये ब्लैंक स्पेस दिया है आपको, फिल इन द ब्लैंक। रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास होते हैं? तो इस चीज को भैया और कुछ नहीं, इनइक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, असमानता, यहां पे क्या लिखेंगे हम? असमानता।
असमानता एक ऐसी स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन या अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास उपलब्ध हैं। यानी कि सबको समान अवसर नहीं है, सबके पास सभी समान संसाधन नहीं है, तो ये असमानता ही तो है और क्या है। ठीक है, समझ गए। अब इसी असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में एक फंडामेंटल राइट दिया है। क्या? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में इनकी व्याख्या की गई है। इसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें 14 में कानून के समक्ष समानता है, 15 में कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, 16 में सभी को समान अवसर, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में किसी भी प्रकार की उपाधि का अंत, टाइटल का अंत। ये आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 और जल्दी से पढ़ के बताएं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ दी हैं आपकी कृषि पद्धति के नाम और दूसरी तरफ उनका वर्णन है। अब आपको बताना है सही। देख लेते हैं क्या सही है। ए, सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, तो इसका वर्णन देख लेते हैं। अगर सही होगा तो करेक्ट देखेंगे इसको, नहीं तो गलत। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, निर्वाह कृषि वो निर्वाह होती है जो प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स ओन फैमिली। कोई फार्मर है, उसके खुद के परिवार की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए जो 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 खेती की जाती है उसे हम सब्सटेंसेंस फार्मिंग कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं, जिससे उसका जीवन यापन हो सके उसके परिवार का। यानी कि कमर्शियल नहीं करता वो कि उसे प्रॉफिट कमाना है बेचकर। तो ये सही बात है। दूसरा, इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, तो प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है ये सघन। ठीक है, तो वही बहुत बात है, इंटेंसिव गहन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पीपल एंड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी और जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना भैया, खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो ए और बी सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, दूसरा करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। घुमक्कड़ खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे देखो, अगला प्रश्न है भाई इतिहास से। जल्दी से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। रीड द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट रीड करना है। पहला, राजा राम मोहन राय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज ब्रह्म समाज। तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो सही बात है ये। रीजन पढ़ लो, ही फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विथ। यानी कि इन्होंने वो फील किया
कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो भाई देखो, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं इंडिविजुअल लेवल पर, अपने अपने लेवल पर दोनों सही हैं। यानी कि ये बात भी सही है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, ये भी सही है। और वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, ये दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा क्या? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो 46 का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां आपने ये पढ़ाई होगा, सती प्रथा 1829, इसको खत्म किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद महिला शिक्षा पर बल दिया था इन्होंने। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, इस पर भी बल दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये मैच करना है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी 47। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कर लेते हैं मिलान। गृहपति, गृहपति सही है। इंडिपेंडेंट फार्मर्स को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गृहपति किसको बोलेंगे? इंडिपेंडेंट फार्मर यानी कि स्वतंत्र कृषक। ठीक है, स्वतंत्र कृषक को बोलते हैं क्या? गृहपति। ठीक है, और श्रेणी, श्रेणी किसको बोलेंगे? तो श्रेणी बोलेंगे आपके क्राफ्ट पर्सन को, यानी कि शिल्पकार, शिल्पकार। और उसके बाद अधिमई, अधिमई किसको बोला जाएगा? लैंडलेस लेबर, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, तो भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर को बोलेंगे अधिमई। और अरिका मेड़ू, अरिका मेड़ू बोलेंगे आपके ये कोस्टल सेटलमेंट को, अरिका मेड़ू यानी कि तटीय निवास। ठीक है, तो मैच करो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। ए ही, पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भैया आसान सवाल है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे 2024 में पूछ लिया था, क्वेश्चन नंबर 48, 48। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज? 5 जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, यानी कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? कॉमन प्रॉपर्टी यानी कि शेयर जो की जाए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो पहला देखिए, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, दीज आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है।
दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनी, क्या ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी ऑन किए जाते हैं, यानी कि मालिक प्राइवेट कंपनी होती है, गलत बात है। दीज आर ओन्ड बाय कम्युनिटीज, क्या ये समुदाय के द्वारा समुदाय का मालिकाना हक होता है, बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस का मतलब ये है, जैसे मान लो हम एक नगर निगम का पार्क है, नगर निगम का एक पार्क है, ठीक। अब इस पार्क पर पूरे समुदाय का हक है, इस पार्क पर पूरे समुदाय का हक है ना, यानी कि समुदाय मालिक हो गया, सब लोग मालिक हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता इस पार्क में जाने से। और इधर सरकार भी मालिक है, सरकार मतलब एमसीडी, एमसीडी का पार्क है तो एमसीडी भी मालिक है, ठीक है। तो भाई जो कॉमन प्रॉपर्टी संसाधन होते हैं ना, जिसपे कॉमन हक होता है सबका, वो सरकार उनकी मालिक होती है और समुदाय भी मालिक होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कोई कंपनी उसका एक का मालिक नहीं होती, अगर प्राइवेट कंपनी उसका मालिक हो जाएगी तो फिर वो सामुदायिक संपत्ति नहीं कही जाएगी, वो फिर निजी संपत्ति हो जाएगी उस कंपनी की, समझ गए, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ें सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50, मैप्स कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। मैप वाला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी की में। तो मैप का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है, तो पढ़ते हैं भाई क्या कह रहा है। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, क्या ये सही बात है। या दूसरा, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, तो इतिहास की जो घटनाएं हो चुकी हैं वो मानचित्र से तो समझ नहीं आती, तो ये गलत हो जाएगा। इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, ये भी मैप हमें नहीं बताता। अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्क संगत तरीके से पढ़ने हेतु, ये भी नहीं बताता। क्या मैप हमें ये बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे लोग रहते थे, फिर बुद्ध के कल्चर में ऐसे रहते थे, फिर मौर्य एम्पायर में ऐसे रहते थे, नहीं बताएगा ना। तो फिर मैप नहीं बताता, मैप ये बताएगा कि इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों का चिन्हित करना, यानी कि जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये बता देगा मैप हमें कि लोथल कहां पर है, जो साइट है, राखी गढ़ी कहां पर है, ठीक है, और चन्नू दड़ो कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां पर है। तो पुराने जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में मैप हमें बता देगा कि कौन सी चीज कहां कहां पर है। तो मैप का सही इस्तेमाल कहां हो रहा है, मैप का इस्तेमाल हो रहा है यहां, मार्किंग प्लेसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री। तो इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। तो भाई ये हमने डिस्कस किए आज प्रश्न, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमसे। अगर कोई आपका डाउट है तो आप बेफिक्र होके आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। कोई आपका स्पेशल डाउट है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको आप चाहते हो कि आपको कोई समझाए, एक्सप्लेन करे, तो आपका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। उस चीज को हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि उन चीज को एक्सप्लेन किया जाए जिससे उसको आपका फायदा पहुंचे और आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।